फिल्म की शुरुआत में डेजी को दिखाया जाता है जो एक अस्पताल में होती है और उसकी जिंदगी का आखिरी समय चल रहा होता है। यह अगस्त 2005 का समय होता है। डेजी की बेटी कैरोलाइन उसकी देखभाल कर रही होती है। डेजी अपनी बेटी को बताती है कि 1918 में जब रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा था तो वहाँ पर एक घड़ी लगाई जाने वाली थी। इस घड़ी को जिस घड़ी साज ने बनाया था वह एक अंधा आदमी था। उस आदमी का एक जवान बेटा था जो देश की सेवा करने के लिए आर्मी में गया हुआ था, लेकिन उसके जाने के कुछ दिन बाद ही खबर आई कि वह अपने देश के लिए शहीद हो गया है। यह खबर सुनकर घड़ीसाज और उसकी पत्नी पूरी तरह से टूट गए। इसके बाद घड़ीसाज अपना पूरा समय घड़ी को बनाने में ही लगाता रहा। रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के दिन जब घड़ी को सभी को दिखाया गया तो पता चला कि घड़ी समय की उलटी दिशा में चल रही है। पूछने पर घड़ीसाज ने बताया कि उसने जानबूझकर घड़ी को इस तरह से बनाया है। उसने बताया कि यह घड़ी युद्ध में भाग लेने वाले सिपाहियों के लिए एक मेमोरियल है और वह चाहता है कि एक दिन घड़ी में चलने वाले उल्टे समय के साथ युद्ध में शहीद हुए सभी सिपाही भी वापस लौटकर अपने घर आ जाएं। इसके बाद वह घड़ीसाज हमेशा हमेशा के लिए वहां से चला गया। डेजी कैरोलाइन से उसके बैग में रखी डायरी पढ़कर सुनाने के लिए कहती है। डायरी बेंजामिन बटन की होती है, जिसमें पहली एंट्री ऑन्टी नोटिसाली की होती है, जिसमें लिखा होता है कि उसकी आखिरी इच्छा उसकी कहानी को शेयर करना है। इसके बाद कहानी शुरू होती है। 1958 के बाद जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया और सभी लोग खुशियां मना रहे होते हैं तो थॉमस को एक बच्चा पैदा होता है और उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देते समय मर जाती है। जब थॉमस बच्चे को देखता है तो वह उसे देखकर डर जाता है और उसे लेकर जल्दी से घर से बाहर चला जाता है। बच्चा रो रहा होता है लेकिन थॉमस उसे नदी में फेंकने के लिए नदी के किनारे ले जाता है। तभी अचानक एक सिपाही उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। थॉमस किसी तरह से सिपाही से खुद को बचा लेता है। इसके बाद वह उस बच्चे को एक घर के सामने सीढ़ियों पर छोड़ देता है और उसके साथ कुछ पैसे भी रख देता है। थॉमस के जाने के बाद एक कपल वहां आता है और गलती से उनका पैर उस बच्चे को लग जाता है, जिससे वह बच्चा रोने लगता है। क्वीनी कंबल को हटाकर देखती है तो उसमें एक बूढ़ा सा दिखने वाला बच्चा होता है। टीजी उस बच्चे को पुलिस के पास ले जाने के लिए कहता है, लेकिन क्वीनी उसे लेकर अपने घर चली जाती है। इसके बाद क्वीनी डॉक्टर को बुलाती है जो उन्हें बताता है कि बच्चे को बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बूढ़े लोगों को होती हैं और उसे देखकर नहीं लगता कि वह ज्यादा दिन तक जिंदा बच पाएगा। क्वीनी को वह बच्चा एक चमत्कार की तरह लगता है, इसलिए वह उसे अपने पास ही रख लेती है। क्वीनी ने अपने घर को एक रिटायरमेंट होम बना रखा होता है और वह वहाँ बूढ़े लोगों की देखभाल करती थी। वह उस बच्चे को ऊपर लेकर जाती है और वहाँ रहने वाले सभी लोगों को बताती है कि यह उसकी बहन का बच्चा है और इसका नाम बेंजामिन है। वो क्वीनी को मॉम कहकर बुलाता है और क्वीनी बूढ़े लोगों की तरह ही उसकी सेवा करती है। बेंजामिन पढ़ना सीख जाता है लेकिन वह चल नहीं पाता है और एक व्हील चेयर में ही बैठा रहता है। कई बार वह बाहर बच्चों को देखकर काफी उत्सुक होता है, लेकिन क्वीनी उसे कभी भी बाहर नहीं जाने देती है। वह सिर्फ चर्च जाने के लिए ही बाहर जाता है। एक दिन क्वीनी पादरी से मदद मांगती है तो पादरी कुछ रिचुअल्स करके सभी को बताता है कि उसने क्वीनी के बांझपन को दूर कर दिया है। इसके बाद पादरी बेंजामिन से खड़े होकर चलने के लिए कहता है। बेंजामिन जैसे ही खड़े होकर चलने की कोशिश करता है तो वह नीचे गिर जाता है। पादरी उसे फिर से कोशिश करने के लिए कहता है और इस बार बेंजामिन धीरे धीरे चलने लगता है। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक पादरी को हार्ट अटैक पड़ता है और वह मर जाता है। कुछ दिन बाद ओल्ड एज होम में टीजी का एक जानने वाला आदमी ओटी आता है। ओटी बेंजामिन को अपने साथ लेकर बाहर जाता है। बेंजामिन ने अब बैसाखी के सहारे चलना शुरू कर दिया था। बेंजामिन पहली बार घर से बाहर निकलता है तो उसे बहुत ही ज्यादा मजा आता है, लेकिन ओटी उसके साथ टाइम बिताने के बाद अपनी एक महिला मित्र के साथ वहां से चला जाता है और बेंजामिन को खुद ही वापस घर आना पड़ता है। उसकी बस भी उससे छूट जाती है, इसलिए उसे पैदल ही घर आना पड़ता है, जो उसके लिए काफी ज्यादा तकलीफ देह होता है और घर पहुंचते पहुंचते उसे रात हो जाती है। क्वीनी भी उसे काफी डांटती है, लेकिन फिर भी उसे बाहर जाने के बाद काफी अच्छा लगा था कि वह अभी तक किसी भी महिला से नहीं मिला है। यह सुनकर कैप्टन को काफी आश्चर्य होता है और वह उसे अपने साथ एक बार में लेकर जाता है जहां महिलाएं भी होती हैं। अगले दिन क्वीनी और टीजी सभी को थैंक्सगिविंग की पार्टी देते हैं। उस पार्टी में बेंजामिन पहली बार एक छोटी लड़की से मिलता है जिसका नाम डेजी होता है और वह उसे देखते ही उसकी ओर आकर्षित होने लगता है, क्योंकि अंदर से तो वह एक टीनेजर ही होता है। पार्टी के दौरान क्वीनी सभी को बताती है कि वह माँ बनने वाली है। यह बात सुनकर बेंजामिन को थोड़ी जलन होने लगती है। रात को जब बेंजामिन सो रहा होता है
तो डेजी उसे अपने साथ लेकर जाती है और उसे बताती है कि वह दूसरे बूढ़े लोगों जैसा नहीं है। बेंजामिन भी उसे बताता है कि वह कोई बूढ़ा आदमी नहीं है। डेजी उसे छूकर देखने के लिए कहती है, लेकिन तभी डेजी की दादी वहां आ जाती है और वह उसे वापस उसके बेडरूम में भेज देती है। बेंजामिन अपनी माँ से पूछता है कि वह ऐसा क्यों है। इस पर क्वीनी उसे बताती है कि भगवान ने उसके लिए कुछ बहुत ही अच्छा सोच रखा होगा। कुछ समय बाद क्वीनी एक बेटी को जन्म देती है, जिसकी वजह से वह बेंजामिन को अब ज्यादा समय नहीं दे पाती थी और बेंजामिन को वहां पर अकेलापन महसूस होने लगता है। इसीलिए बेंजामिन अक्सर समुद्र के किनारे जाकर वहां घूमती नावों को देखता रहता है। एक दिन वहां मौजूद एक नाव पर एक आदमी कम होता है, तो कैप्टन माइक बेंजामिन को $2 के लिए जॉब ऑफर करता है और बेंजामिन इसके लिए हाँ कर देता है। बेंजामिन अब काफी मजबूत दिखने लगा था और वह बोट पर लगातार काम करने लगता है। फिर एक दिन बोट का कैप्टन माइक बेंजामिन से पूछता है कि वह अब तक कितनी महिलाओं के साथ रह चुका है। इस पर बेंजामिन कहता है, बार में बेंजामिन को देखकर कोई भी लड़की उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन आखिर में जो लड़की उसके साथ जाती है, बेंजामिन उसे रति क्रीड़ा से बहुत ही ज्यादा खुश कर देता है। जब बेंजामिन वहां से वापस आ रहा होता है तो थॉमस उसे देख लेता है और वह उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करता है। थॉमस और बेंजामिन एक जगह बैठकर साथ में ड्रिंक करते हैं और थॉमस के पूछने पर बेंजामिन बताता है कि वह एक बूढ़े इंसान की तरह पैदा हुआ था। थॉमस को पहले से ही पता था कि वह उसका बेटा है, लेकिन वह इस बात को बेंजामिन को नहीं बताता है। बेंजामिन को वापस घर छोड़ते समय थॉमस उससे बीच बीच में मिलते रहने का वादा करता है। घर आने पर क्वीनी उससे पूछती है कि वह कहाँ गया था, तो बेंजामिन झूठ बोल देता है, लेकिन तभी अचानक उसे उल्टी हो जाती है। अगली बार जब डेजी अपनी दादी के साथ वहाँ आती है तो बेंजामिन उसे अपने साथ बोट पर घुमाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ डेजी को बहुत अच्छा लगता है। बेंजामिन धीरे धीरे और जवान होने लगता है। जब वह 17 साल का हो जाता है तो वह रिटायरमेंट होम छोड़कर काम करने और दुनिया घूमने के लिए निकल जाता है। जाने से पहले क्वीनी उसे सब कुछ अच्छे से समझाती है और डेजी उसे कहती है कि वह उसे हमेशा पोस्ट कार्ड भेजता रहे। वहीं वर्तमान में कैरोलाइन एक बॉक्स को खोलती है जिसमें वो सारे पोस्ट कार्ड होते हैं जो बेंजामिन ने डेजी के लिए भेजे थे। बेंजामिन बोट पर काम करते हुए सारी दुनिया घूमता है और उसे अक्सर डेजी के लिखे हुए खत मिलते रहते हैं, लेकिन उसने फिनिश लाइन को पार करने से पहले ही हार मान ली थी। डेजी उसे बताती है कि वह एक बैले डांसर बनने के लिए न्यूयॉर्क में पढ़ाई कर रही है। बेंजामिन के साथ बोट पर 7 लोग होते हैं, जिनमें कैप्टन माइक भी होता है, जिसके साथ पहली बार बेंजामिन ने बोट पर काम किया था। 1927 में ट्रैवल करते हुए वे लोग रूस में एक बर्फ के तूफान में फंस जाते हैं, इसलिए उन सभी को वहीं रुकना पड़ता है। शाम को वे सभी एक बार में जाते हैं, जहां कैप्टन माइक सबको अपनी कहानियां सुनाता है। बाद में जब बेंजामिन अपने होटल में जा रहा होता है तो उसे एलिवेटर में एलिजाबेथ मिलती है, जिसकी एक जासूस के साथ शादी हो रखी होती है, लेकिन वह अपनी शादी से खुश नहीं होती है। कई दिन बाद एक दिन जब बेंजामिन को नींद नहीं आ रही होती है तो वह चाय बनाने के लिए नीचे जाता है और एलिजाबेथ उसे वहां मिल जाती है। बेंजामिन के कहने पर वे दोनों साथ में चाय पीते हैं। एलिजाबेथ बेंजामिन को दुनिया की उन सभी जगहों के बारे में बताती है जहां वह घूम चुकी थी और इस तरह वे दोनों काफी देर तक बातें करते रहते हैं। इसके बाद वे दोनों हर रात होटल की लॉबी में मिलते हैं और देर रात तक बातें करते हैं। वहीं वर्तमान में कैरोलाइन को एक पोस्ट कार्ड मिलता है जिसमें बेंजामिन ने लिखा होता है कि उसे किसी से प्यार हो गया है, जिससे डेजी को याद आता है कि उस पोस्ट कार्ड को मिलने के बाद किस तरह उसका दिल टूट गया था। वहीं एलिजाबेथ बेंजामिन को नई नई चीजों के बारे में बताती है और वह उसे यह भी बताती है कि जब वह 19 साल की थी तो उसने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला बनने की कोशिश की थी। यह कहकर वह थोड़ी दुखी हो जाती है और बेंजामिन उसे तसल्ली देने लगता है और फिर वे दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जो बेंजामिन के लिए पहली बार था। उसके बाद अगली रात को वे दोनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं और रिलेशन को शुरू करने से पहले वे कुछ नियम बनाते हैं, जैसे कि वे कभी भी एक दूसरे से आई लव यू नहीं बोलेंगे। इसके बाद से वे दोनों हर रात बेंजामिन के रूम में साथ में बिताते हैं। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहता है और फिर एक दिन जब बेंजामिन हॉल में आता है तो उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ वहां से जा चुकी है। अगली सुबह कैप्टन माइक बताता है कि जापान ने पर्ल हार्बर पर बॉम्बिंग कर दी
है और अब उन्हें यूएस नेवी के साथ युद्ध में सहायता करने के लिए हायर किया गया है। कैप्टन माइक उनसे कहता है कि अगर कोई इस युद्ध में भाग लेना नहीं चाहता है तो वह अभी जा सकता है। उनका कुक कहता है कि उसकी बीवी बीमार है, इसलिए वह उनके साथ नहीं जा सकता है और बेंजामिन कुक की जगह खाना बनाने के लिए तैयार हो जाता है। मीटिंग के बाद जब बेंजामिन वापस अपने रूम में जाता है तो वहाँ पर उसे एलिजाबेथ के द्वारा लिखा हुआ एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। युद्ध के दौरान उनकी बोट का काम युद्ध में क्षतिग्रस्त हुए जहाजों को टो करना होता है। उनकी बोट पर सरकार ने एक सोल्जर को भी साथ में भेजा होता है जो बेंजामिन को अपनी कहानियां सुनाता रहता था। बोट के क्रू में से एक आदमी बेंजामिन को अपना सारा पैसा देता है और कहता है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वह उस पैसे को उसकी पत्नी को दे दे। इसके बाद 1945 में जब बेंजामिन 26 साल का हो जाता है तो वह अपने घर उस रात उन्हें एक सायरन सुनाई देता है। नजदीक जाने पर उन्हें पता चलता है कि एक जहाज को टॉर्पीडो ने हिट कर दिया होता है जिससे वह जहाज डूब रहा होता है और उसके साथ हजारों लोग भी डूब गए होते हैं। थोड़ी देर बाद ही अचानक उन्हें वह पनडुब्बी दिखाई दे जाती है। वहाँ आसपास कोई भी दूसरा जहाज नहीं होता है, इसलिए कैप्टन माइक उस पनडुब्बी को नष्ट करने का डिसीजन लेता है। जैसे ही वे लोग पनडुब्बी की तरफ बढ़ते हैं तभी अचानक पनडुब्बी से फायर होने लगता है। कैप्टन माइक और उसके लोग भी पनडुब्बी पर फायर करते हैं। इस लड़ाई में क्रू के कई लोग मारे जाते हैं, लेकिन उनकी बोट पनडुब्बी तक पहुंच जाती है और वे पनडुब्बी को क्रैश करके डुबा देते हैं। बेंजामिन को छोड़कर क्रू के सारे लोग मारे जाते हैं, यहाँ तक कि कैप्टन माइक को भी कई गोलियां लगती हैं और वह बेंजामिन की बाहों में दम तोड़ देता है। अगली सुबह अमेरिकी नौसेना आकर बेंजामिन को बचा लेती है। जब बेंजामिन जहाज के डेक पर खड़ा होता है तो वहाँ पर उसे एक हमिंगबर्ड दिखाई देती है। कैप्टन माइक को हमिंगबर्ड बहुत पसंद थे और बेंजामिन को इस बात का आश्चर्य होता है कि समुद्र के बीच में हमिंगबर्ड कैसे आ सकती है। बेंजामिन अपने क्रू मेंबर के पैसे उसकी पत्नी को भेज देता है, वापस लौटता है। अब उसकी उम्र 50 के आसपास लगती है। क्वीनी भी पहले उसे पहचान नहीं पाती है, लेकिन बाद में उसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वहाँ बेंजामिन अपनी बहन से भी मिलता है। इसके बाद बेंजामिन वहीं रहने लगता है और वह बूढ़े लोगों के मनोरंजन के लिए पियानो बजाता रहता है। एक दिन सुबह डेजी वहां आती है। डेजी अब जवान हो चुकी होती है। बेंजामिन उसे देखते ही पहचान लेता है, लेकिन डेजी उसे नहीं पहचान पाती है। जब डेजी उसे पहचानती है तो वह दौड़कर उसके गले लग जाती है और फिर उसे डांटने लगती है क्योंकि उसने उसे खत लिखना बंद कर दिया था। इसके बाद वे पुराने समय के बारे में बात करते हैं और फिर साथ में डिनर पर जाने का प्लान बनाते हैं। डिनर के टाइम पर डेजी लगातार बातें करती रहती है, जिससे बेंजामिन को लगने लगता है कि उन दोनों की दुनिया अब बहुत ज्यादा अलग है। उसे यह बात बहुत ही सरप्राइज करती है कि डेजी अब स्मोक करने लगी है। डिनर के बाद वे दोनों झील के किनारे जाते हैं जहां डेजी उसे अपने डांस के मूव करके दिखाती है और फिर लास्ट में उसे किस करने लगती है। वह बेंजामिन से रति क्रीड़ा करने के लिए कहती है, लेकिन बेंजामिन उसको लेकर कंफ्यूज होता है, इसलिए वह उसके साथ जाने से मना कर देता है। इस घटना के बाद डेजी वापस न्यूयॉर्क चली जाती है। एक दिन थॉमस बैसाखी के सहारे उससे मिलने के लिए आता है और वे दोनों डिनर करने के लिए जाते हैं, जहां थॉमस उसे बताता है कि वह बीमार है और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। डिनर के बाद थॉमस बेंजामिन को अपनी बटन फैक्ट्री को दिखाने के लिए लेकर जाता है और फैक्ट्री को दिखाने के बाद आखिर में वह बेंजामिन को बताता है कि वह उसका पिता है। वह बेंजामिन को इस तरह से छोड़ने के लिए उससे माफी मांगता है। इसके बाद थॉमस उसे अपनी फैमिली फोटोज दिखाते हुए उसकी माँ कैरोलाइन के बारे में सब कुछ बताता है और वह उसे ये भी बताता है कि उसके जन्म के समय पर क्या हुआ था। इसके बाद थॉमस कहता है कि वह मरने के बाद अपनी सारी संपत्ति बेंजामिन के नाम करना चाहता है, लेकिन बेंजामिन को यह खबर अच्छी नहीं लगती है और वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। काफी सोचने और क्वीनी से बात करने के बाद बेंजामिन वापस थॉमस के पास जाता है और उसे लेकर उस झील के पास जाता है जो थॉमस को बचपन से पसंद थी। वहाँ वे दोनों सनराइजर्स देखते हैं और सनराइजर्स देखते हुए थॉमस दुनिया को अलविदा कह देता है। थॉमस के फ्यूनरल के बाद बेंजामिन डेजी से मिलने के लिए न्यूयॉर्क जाता है, जहां वह उसका डांस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। नाटक के खत्म हो जाने के बाद बेंजामिन जब डेजी से मिलता है तो वह उसे देखकर थोड़ी हैरान रह जाती है और उससे अजीब तरीके से व्यवहार करती है।
बेंजामिन उसे डिनर पर चलने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है और बताती है कि वह अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही है। वह बेंजामिन को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है। क्लब में डेजी अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस करती है तो बेंजामिन से ये सब देखा नहीं जाता है और वह बाहर चला जाता है। डेजी उसके पीछे बाहर आती है और उसे एक्सप्लेन करती है कि अब यही उसकी जिंदगी है और उसके आ जाने से वह इस जिंदगी को नहीं छोड़ सकती है। बेंजामिन कहता है कि वह उसके लिए खुश है और फिर वह उसे छोड़कर चली जाती है। प्रेजेंट में डेजी कैरोलाइन को बताती है कि असल में बेंजामिन उस दिन उसे अपने पिता के बारे में बताने आया था, लेकिन वह अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा खोई हुई थी कि उसने उसे कुछ भी बताने का मौका ही नहीं दिया। आगे वह कैरोलाइन को बताती है कि अगले 5 सालों तक वह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर डांस करती रही। फिर उसने एक बड़ी डांस कंपनी को भी ज्वाइन किया, लेकिन फिर भी वह बेंजामिन के बारे में सोचती रहती थी। बेंजामिन अभी भी रिटायरमेंट होम में क्वीनी की मदद करता रहता है। एक दिन उसे एक लेटर मिलता है जिसमें डेजी के एक्सीडेंट की खबर होती है। बेंजामिन तुरंत ही फ्लाइट से पेरिस जाता है, जहां उसे पता चलता है कि कार डेजी के पैर के ऊपर से निकल गई थी और उसके पूरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जिससे उसका डांसिंग करियर पूरी तरह से खत्म हो गया था। बेंजामिन को देखकर डेजी को एहसास होता है कि वह अब पहले से भी ज्यादा जवान हो गया है। खुद को ऐसी हालत में देखकर उसे शर्म आती है और वह बेंजामिन को अपनी जिंदगी से दूर रहने के लिए कहती है। बेंजामिन हॉस्पिटल छोड़कर चला जाता है, लेकिन वह उसकी देखभाल करने के लिए पेरिस में ही रुक जाता है और डेजी को इसका पता भी नहीं चलने देता। बाद में वह पेरिस छोड़कर वापस चला जाता है और फिर अपने पिता के पैसे से खूब मजे करता है। सेलिंग के लिए जाता है, लड़कियों के साथ टाइम बिताता है और सोलो बाइक राइडिंग पर भी जाता है। 1964 में जब वह एक दिन वापस आता है तो रिटायरमेंट होम में उसे डेजी मिलती है और वे दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। शाम को वे दोनों साथ में डिनर करते हैं और फिर जब बेंजामिन उसका सामान उसके कमरे में रख रहा होता है तो डेजी उसे रति क्रीड़ा करने के लिए कहती है। आखिरकार वे दोनों पहली बार बिना किसी झिझक के एक दूसरे के साथ होते हैं, क्योंकि अब वे दोनों बराबर उम्र के लगते थे और उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह अपना लिया था। इसके बाद वे दोनों बोट से ट्रैवल करने के लिए निकल जाते हैं और जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे साथ में बिताते हैं। जब वे दोनों वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि क्वीनी इस दुनिया से जा चुकी है। ये सुनकर बेंजामिन को काफी दुख होता है। वे दोनों क्वीनी को आखिरी गुड बाय कहने के लिए उसके फ्यूनरल में जाते हैं। इसके बाद वे दोनों अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने का डिसीजन लेते हैं। बेंजामिन थॉमस के घर को बेच देता है और वे अपने लिए एक नया घर खरीदते हैं। वे नए घर को साथ मिलकर सजाते हैं और यह सब करते हुए खूब मजे करते हैं। उनकी पड़ोसन एक फिजियोथेरेपिस्ट होती है जिससे डेजी फिजियोथेरेपी करवाती रहती है और वह स्विमिंग करना भी शुरू कर देती है। एक दिन स्विमिंग पूल में दूसरी परफेक्ट लड़कियों को देखकर डेजी दुखी हो जाती है, लेकिन बेंजामिन उसे संभालता है। इसके बाद डेजी खुश रहने के लिए एक डांसिंग स्कूल खोलती है और छोटी बच्चियों को डांस सिखाना शुरू कर देती है। एक दिन जब बेंजामिन उसके स्टूडियो में जाता है तो डेजी उसे बताती है कि वह मां बनने वाली है। बेंजामिन को ये सुनकर ज्यादा खुशी नहीं होती है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसका बच्चा भी उसकी ही तरह असामान्य पैदा न हो। डेजी के पूछने पर बेंजामिन बताता है कि वह पिता नहीं बन सकता, क्योंकि वह खुद ही धीरे धीरे बच्चा बनता चला जाएगा। लेकिन डेजी उसे आश्वस्त करती है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है, वह सब कुछ संभाल लेगी। एक दिन टीवी पर खबर आती है कि एलिजाबेथ ने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया है और ये कारनामा करने वाली वह सबसे ज्यादा उम्र की महिला बन गई है। असल में एलिजाबेथ की उम्र 65 साल हो चुकी थी। यह खबर सुनकर बेंजामिन को काफी खुशी होती है। फिर कुछ महीने बाद डेजी एक लड़की को जन्म देती है और वह एक सामान्य बच्ची होती है। वे दोनों उसका नाम बेंजामिन की मां के नाम पर कैरोलाइन रखते हैं। वर्तमान में कैरोलाइन को पता चलता है कि बेंजामिन उसका पिता था और उसकी मां ने बेंजामिन के बाद दूसरी शादी कर ली थी। ये सुनकर कैरोलाइन थोड़ी अपसेट हो जाती है और बाहर जाकर सिगरेट पीने लगती है, लेकिन नर्स उसे वहां स्मोक करने के लिए मना कर देती है और वह वापस आ जाती है। बेबी कैरोलाइन धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, लेकिन बेंजामिन को अभी भी खुद के बच्चा बनने की चिंता होती है और वह डेजी को कैरोलाइन के लिए एक पिता के बारे में सोचने के लिए कहता है, क्योंकि वह जल्द से जल्द उन लोगों से दूर जाना चाहता था ताकि कैरोलाइन उसे कभी याद न रखे। डेजी इसके लिए मना करती है, लेकिन बेंजामिन कहता है कि वह अकेली 2 बच्चों को नहीं संभाल पाएगी। कैरोलाइन के पहले जन्मदिन के बाद बेंजामिन थॉमस की सारी संपत्ति बेच देता है और सारे पैसे कैरोलाइन के सेविंग अकाउंट में डाल देता है।
इसके बाद एक रात बेंजामिन बिना कुछ कहे उन्हें छोड़कर चला जाता है। प्रेजेंट में कैरोलाइन को कुछ पोस्ट कार्ड्स मिलते हैं जो बेंजामिन ने उसके हर जन्मदिन पर भेजे थे और उन पर उसने सॉरी लिखा हुआ था क्योंकि वह उसके साथ नहीं रह सका। इसके बाद बेंजामिन दुनिया घूमना शुरू करता है। वह तरह तरह की नौकरियां करता है और जिंदगी को जितना जी सकता था जीने की कोशिश करता है। एक दिन बेंजामिन डेजी के डांसिंग स्टूडियो में आता है। वह बिल्कुल 20 साल का लग रहा होता है। डेजी उसे कैरोलाइन से इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि वह एक पुराना दोस्त है जिसे कैरोलाइन बचपन में जानती थी लेकिन अभी भूल गई है। तभी डेजी का पति वहां आ जाता है। वह एक बहुत सज्जन आदमी होता है और वह कैरोलाइन को अपने साथ लेकर चला जाता है। बाद में डेजी बेंजामिन की उम्र को देखकर कहती है, तुम सही थे, मैं तुम दोनों को एक साथ नहीं संभाल सकती थी। इसके बाद डेजी बेंजामिन को गुड बाय बोलकर अपने परिवार के साथ चली जाती है। लेकिन उसी दिन रात में डेजी फिर से बेंजामिन के पास उसके होटल में जाती है और वे दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में खो जाते हैं। वर्तमान में कैरोलाइन को वह दिन याद आता है जब वह बेंजामिन से मिली थी और बेंजामिन की डायरी में भी इसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ था। तभी टीवी पर खबर आती है कि एक बहुत बड़ा तूफान उनकी ओर आ रहा है। नर्स वहां आकर कैरोलाइन से कहती है कि वे लोग अगर यहाँ से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन कैरोलाइन इसके लिए मना कर देती है क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहेगी। डेजी आगे बताती है कि कैरोलाइन के नए पिता के मरने के बाद उसे एक दिन कॉल आया तो वह क्वीनी के घर गई, जो अभी भी एक रिटायरमेंट होम था और जिसे अब उसकी बेटी मैनेज कर रही थी। वहां जाकर उसे पता चला कि पुलिस को बेंजामिन एक खाली बिल्डिंग में अकेला मिला था और उसकी डायरी में उन्हें डेजी का नाम और एड्रेस मिला था। बेंजामिन की बहन कहती है कि यह उसका घर है और वह यहाँ रह सकता है। तभी उन्हें पियानो की आवाज आती है। डेजी जब जाकर देखती है तो बेंजामिन पियानो बजा रहा होता है। वह अब एक बच्चा बन चुका था। बेंजामिन अब चीजों को भूलने लगा था और उसे डेजी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। इसके बाद से डेजी डेली उससे मिलने जाती थी। बेंजामिन सब कुछ भूलता जा रहा था और धीरे धीरे एक बेबी बनता जा रहा था। कभी वह रिटायरमेंट होम के बूढ़े लोगों से लड़ाई कर लेता तो कभी छत पर चढ़ जाता। उसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। जब बेंजामिन 5 साल का छोटा बच्चा हो जाता है तो डेजी खुद रिटायरमेंट हाउस में रहने लगती है और उसकी देखभाल करने लगती है। धीरे धीरे बेंजामिन चलना और बोलना भी बंद कर देता है और एक शिशु बन जाता है। 2002 में ट्रेन स्टेशन से उस घड़ी को हटाकर नई घड़ी लगा दी जाती है और 2003 में बेबी बेंजामिन मरने से पहले आखिरी बार डेजी की आंखों में इस तरह से देखता है जैसे उसे सब कुछ याद आ गया हो और फिर वह हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। वर्तमान में अस्पताल में सायरन बजने लगते हैं क्योंकि तूफान वहां तक पहुंच चुका था। कैरोलाइन तूफान के बारे में पता करने के लिए डॉक्टर के पास जाती है। तभी डेजी को खिड़की पर एक हैमिंग बर्ड दिखाई देती है और वह गुड नाइट बेंजामिन बोलकर अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लेती है। तूफान की वजह से बहुत सारी बिल्डिंग्स में पानी भर जाता है और वह उलटी चलने वाली घड़ी भी पानी में डूबने लगती है। इसके साथ ही यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा यह मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।